बेटा आज हमारा आर्टिकल है सीसा संचायक सेल, जिसे हम लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सीसा संचायक सेल का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो बेटा अगर मैं सीसा संचायक सेल के उपयोग को देखता हूं तो सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी का उपयोग है मोटर वाहनों में, मोटरसाइकिल, कार या जितने भी वाहन आते हैं इसमें एक बैटरी रखी जाती है ऊर्जा स्रोत के लिए। तो वो बैटरी आपकी सीसा संचायक सेल ही है। या फिर अगर मैं बात करूं तो घरेलू प्रयोग में घरेलू प्रयोग में आप देखते हो इन्वर्टर्स के साथ एक बैटरी लगाई जाती है, वो भी सीसा संचायक सेल है। अब आप इस बात को भी देखते रहते होंगे कि सीसा संचायक सेल जो है, चाहे वो मोटरसाइकिल में पड़ा हो, चाहे वो अपने घरेलू इन्वर्टर्स के साथ यूज किया गया हो, आप इसे कई बार चार्ज कर सकते हो। क्योंकि इस प्रकार की बैटरी या सेल को आप लगातार चार्ज करते रहते हो अपने संपूर्ण जीवन काल में, आप इसे कई बार चार्ज करते हो। कई बार चार्ज करने के कारण हम ये कह सकते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, क्योंकि ये कई बार चार्ज हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सीसा संचायक सेल के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन लिखे देता हूं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि सीसा संचायक सेल जो है वो एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, क्योंकि इसे कई बार चार्ज किया जा सकता है, कई बार आवेशित किया जा सकता है। तो मैं इसको लिखता हूं कि अगर मुझे सीसा संचायक सेल के विषय में कुछ बातें बतानी पड़े तो मेरे लिए फर्स्ट नंबर पर अगर मैं चेक करूं कि मुझे इसके विषय में क्या बताना चाहिए, तो मैं फर्स्ट नंबर पे इस पे बताऊंगा कि यह सेल जो है, यह सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। यह सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, क्योंकि इसे हम कई बार आवेशित कर सकते हैं, कई बार आवेशित कर सकते हैं, कई बार आवेशित कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीसा संचायक सेल जो होता है वो एक द्वितीयक सेल है, अर्थात आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, यूज में लाओगे, फिर चार्ज करोगे, फिर यूज में लाओगे, तो इस प्रकार से लगातार हम इसका यूज कर सकते हैं। और क्योंकि इसे कई बार चार्ज किया जा सकता है, सीसा संचायक सेल का जो लाइफ टाइम होता है ये काफी अधिक होता है। तो मैं एक और नंबर लिख लेता हूं यहां पर, अन्य सभी सेलों की तुलना में या अन्य सेलों की तुलना में, सेलों की तुलना में सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है अर्थात बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आप इसे डिस्चार्ज भी हो गया फिर से चार्ज करके यूज कर लोगे, डिस्चार्ज हो गया फिर से चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर सीसा संचायक सेल की मैं दूसरी खासियत देखता हूं, दूसरी विशेषता देखता हूं, तो सीसा संचायक सेल काफी ज्यादा स्थायी होता है। अब मैं एक और बात पे चलता हूं कि अभी मैंने एक सेल लिखा, सेल या बैटरी, तो मुझे यह भी पहचान लेना चाहिए कि सेल क्या है और बैटरी क्या है। आखिर सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं। बड़ा आसान सा सेल या बैटरी को आप दो प्रकार से समझ सकते हो। पहला प्रकार, जब कोई एक अकेला सेल यूज में लाया जाए, जब कोई एक अकेला सेल किसी सर्किट में लगा हो, हम उसे सेल कहते हैं। लेकिन अगर किसी सर्किट को पूरा करने के लिए हम एक से ज्यादा सेलों का प्रयोग कर लें, तो जब हम एक से ज्यादा सेल का प्रयोग करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है सेलों का, हम उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी। तो मैं क्या समझता हूं, अगर एक सेल को यूज में लाया जाए सर्किट पर, सेल, अगर एक से अधिक सेलों को सर्किट में जोड़ा जाए तो हम उसे सेल नहीं बल्कि अब क्या कहेंगे, बैटरी।
जो हमारे सामने चित्र बना हुआ है बेटा, ये एक सेल का नहीं बल्कि एक बैटरी का है। देखो मैं बताऊं, सीसा संचायक सेल को बनाने के लिए दो प्रकार के इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है, आप भी ऐसा जानते हो, एनोड की और कैथोड की। तो मैं अगर तीसरी इंफॉर्मेशन लिखना चाहूं तो मैं तीसरी इंफॉर्मेशन पे लिख सकता हूं कि अगर सीसा संचायक सेल में या सीसा संचायक बैटरी में मैं एनोड और कैथोड को यूज में लाता हूं तो एनोड किस चीज का बना होगा, कैथोड किस चीज को बना होगा। तो मैं अगर थर्ड नंबर पे चेक करता हूं तो थर्ड नंबर पे सबसे पहले मुझसे पूछता है कि एनोड काहे का बना है, तो मैं एनोड के विषय में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि एनोड किस चीज का बना है। बेटा एनोड एक तो सबसे पहली बार ऋणावेशित प्लेट है, और आप देखिए ऋणावेशित प्लेट काहे की बनी है, लेड की। ये लेड कैसा होता है, लेड ऐसा बना हुआ होता है कि सबसे पहले लेड और एंटीमनी की मिश्र धातु ली जाती है और उसकी एक जाली बनाई जाती है। लेड और एंटीमनी की मिश्र धातु की जो जाली होती है उसके अंदर लेड का क्या भर दिया जाता है, चूर्ण। फिर सबसे पहले ध्यान रखना, एनोड का निर्माण कैसे होता है, एनोड का निर्माण तब होता है जब हम लेड और एंटीमनी की एक जाली को लेकर उसके अंदर एनोड लेड का क्या भर देते हैं, चूर्ण। तो लेड और एंटीमनी की जाली को लेकर जैसे मैं लेड का चूर्ण भर देता हूं तब बनकर निर्माण होता है, तब बनकर तैयार होता है एनोड। तो अगर मुझे पूछेगा कि एनोड काहे का बना होता तो मैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता हूं एनोड के विषय में। बेटा एनोड काहे का बना होता है, मैं बताऊंगा लेड और एंटीमनी की जाली के अंदर भरा हुआ लेड पाउडर पीबी पाउडर। लेड को पीबी से लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया। अगर मुझसे कोई पूछता है कि एनोड कैसे बनाया गया, एनोड कैसे तैयार किया गया, मैं बता दूंगा। एंटीमनी और लेड से बनी जाली के अंदर मैं अगर एनोड लेड का पाउडर भर देता हूं तो एनोड का निर्माण होता है। अब बात आती है, एनोड तो मैंने बना लिया, अब बात आती है कि कैथोड को कैसे तैयार किया जाए। देखो बेटा मैंने कैथोड को ये जाली जैसा बना रखा है, एक अलग डिजाइन से बना रखा है। तो मैं बात करूंगा कि मैं कैथोड को कैसे तैयार करता हूं। सेम चीज है, लेड और एंटीमनी की ही जाली को लिया जाता है, लेकिन अब जाली के अंदर लेड को नहीं भरना है, अब जाली के अंदर भरना है लेड डाइऑक्साइड के पाउडर को। तो कैथोड बनाने के लिए थोड़ा सा अलग कि लेड और एंटीमनी की जाली के अंदर भरा हुआ लेड डाइऑक्साइड का पाउडर तो इस प्रकार से एनोड की इंफॉर्मेशन हो गई और कैथोड की इंफॉर्मेशन हो गई। एनोड को हम कैसे बनाएं और कैथोड को कैसे बनाएं। अब एक और चीज चेक चलते हैं, अब पता करते हैं, मैं बात करता हूं सेल क्या है इसमें से। तो बेटा देखो इसमें से मैंने अगर देखा जाए, आपने 3 एनोड को लगा रखा है और आपने अगर इसको चेक करोगे तो आपने 3 कैथोड को भी लगा रखा है। अगर 3 एनोड और 3 कैथोड को मिलाकर बना, इसका मतलब इसमें तो बहुत सारे सेल बने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक एनोड और एक कैथोड मिलाया जाए तो बनता सेल। अगर मैं केवल इस कैथोड को लेता और इस एनोड को लेता और केवल इन्हीं दोनों को मिलाकर एक सेल का निर्माण करता, मैं इसको सेल कहता, क्योंकि सेल को बनाने में एक एनोड और एक कैथोड लगता है। और ध्यान रखने वाली बात है, एक एनोड और एक कैथोड को अगर मिलाकर आप सेल बनाते तो उस सेल का जो विभव होता वो होता 2 वोल्ट। फिर से एक बात मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर आप एक एनोड ले लेते हो सीसा संचायक सेल का, एक कैथोड लेते हो, दोनों को डुबाते हो किसमें, 38% H2SO4 के सॉल्यूशन पे। अगर दोनों को 38% H2SO4 के सॉल्यूशन पर आप डुबा देते हो तो एक एनोड और एक कैथोड को मिलाकर बनता है एक सेल।
और उस सेल का विभवांतर कितना होता, 2 वोल्ट। लेकिन अभी आप चेक करो कि इसमें क्या केवल एक एनोड और एक कैथोड डुबाया गया ना, इसमें अगर देखा जाए तो एनोड 3 है, 1 2 3। अब मैं कैथोड की बात करता हूं तो कैथोड भी 1 2 3 है। इसका मतलब एक से ज्यादा एनोड और एक से ज्यादा कैथोड यूज में लाए गए हैं। क्योंकि एक से ज्यादा एनोड और कैथोड यूज में लाए गए हैं, ये मेरे लिए सेल नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं एक एनोड एक कैथोड को मिलाकर एक सेल ये बना, एक एनोड एक कैथोड को मिलाकर एक सेल ये बना, एक एनोड एक कैथोड को मिलाकर एक सेल ये बना। अर्थात मैं अगर अपने चित्र में देखता हूं तो यहां कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। और बेटा आपको पता है जब आप कई सेलों को जोड़ देते हो तो फिर ये सेल नहीं कहलाता, फिर इसको क्या कहते हैं, बैटरी। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, जब एक एनोड और एक कैथोड मिलता है तो बनता है सेल। और लेड स्टोरेज सेल्स को अगर मैं देखता हूं तो एक एनोड और एक कैथोड के विभव का अंतर 2 वोल्ट होता है। तो यह सेल की इंफॉर्मेशन हो गई। ये एनोड और कैथोड को मिलाकर एक सेल हो गया, ये एनोड और कैथोड को मिलाकर दूसरा सेल हो गया, और ये एनोड और कैथोड को मिलाकर तीसरा सेल हो गया। इसका मतलब अपने यहां जो फिगर बना हुआ है इसमें 3 सेलों को एक साथ जोड़ा गया है। और क्योंकि 3 सेलों को जोड़ा गया है, ये मेरे लिए क्या है, बैटरी। अगर मुझे इस टोटल बैटरी का विभव निकालना पड़े कि बैटरी कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है, तो बेटा आसान सा है, एक सेल का 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल बैटरी कितने वोल्ट की हो गई, 6 वोल्ट की। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो जिस प्रकार से इसने 3 एनोड और 3 कैथोड को डुबाकर 6 वोल्ट की बैटरी बनाई, अगर आप 6 एनोड और 6 कैथोड को डुबाओगे तो 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। तो आपको जितना भी आउटपुट वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से आप उतने ही सीसा संचायक सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बैटरी का निर्माण कर सकते हो। अब एक चीज और है कि आप जानते हो इस बात को भी कि सेल को बनाने में या सेल को स्टार्ट करने में या सेल में 3 चीजें प्रमुख होती हैं, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। आपने लिखा एनोड को कैसे बनाया जाए, आपने लिखा कैथोड को कैसे तैयार किया जाए। अब मैं बात करता हूं कि आखिर इस सेल में एनोड और कैथोड तो हो गया, विद्युत अपघट्य क्या रहेगा। तो मैं विद्युत अपघट्य के विषय में लिखता हूं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। तो बेटा इसमें विद्युत अपघट्य रहने वाला है 38% H2SO4 सॉल्यूशन। 38% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब है, आप समझते हो 38% H2SO4 का सॉल्यूशन का मतलब है अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया गया है तो 100 ग्राम में से 38 ग्राम क्या है, H2SO4 है, और बाकी का जो 62 ग्राम बचता है वो जल है। तो 38% सॉल्यूशन बाई मास अगर मुझे चेक करना पड़ता है तो मैं बैटरी पे जो तेजाब भरता हूं, जो एसिड भरता हूं, जो अम्ल भरता हूं, वो 38% सांद्रता का होता है। समझ गया, 38% का मतलब है अगर 100 ग्राम विलयन तैयार हुआ है, 100 ग्राम तेजाब भरा है, तो उसमें 38 ग्राम आपका H2SO4, बाकी का क्या रहेगा, 62 ग्राम जल रहेगा। अब मुझे एक और काम कर लेना चाहिए इन चीजों को एनोड कैथोड के बाद। अब मुझे पढ़ लेना चाहिए कि अगर मैं लेड डाइऑक्साइड और लेड की प्लेट को H2SO4 के 38% के सॉल्यूशन पे डुबा दूं तो H2SO4 के 38% के सॉल्यूशन पर डुबाने पर आप समझते हो लेड भी रिएक्शन करेगी सॉल्यूशन से और लेड डाइऑक्साइड की प्लेट भी करेगी सॉल्यूशन से अभिक्रिया। तो वो अभिक्रियाएं क्या होंगी। हां, लेकिन इसमें से एक नोट करने वाली बात और है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी या सेल होता है इसमें अभिक्रियाएं एक प्रकार की नहीं बल्कि 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की अभिक्रियाएं तब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, अर्थात बैकअप पर यूज की जा रही होती है। आप इसमें बल्ब लगा देते हैं, अब बैटरी खर्च हो रही है, पहली अभिक्रिया तब लिखी जाएगी। और दूसरी अभिक्रिया तब लिखी जाती है जब बैटरी को हम काहे में लाते हैं, चार्जिंग के दौरान। चार्जिंग के दौरान लाइट आ गई, बैटरी आपकी डिस्चार्ज थी, आपने चार्जिंग पर लगाई, एक अभिक्रिया वहां। जब बैटरी चार्ज हो गई अब उसे आपने बैकअप पर बल्ब के साथ लगा दिया, बैटरी से एनर्जी लेने लगे, दूसरी अभिक्रिया तब होगी। कहने का मतलब एक रिएक्शन लिखनी है आपको बैटरी के चार्जिंग स्टेटस पर के लिए, और एक आपको रिएक्शन लिखनी है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। क्योंकि चार्जिंग को हिंदी में हम आवेशन और डिस्चार्जिंग को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निरावेशन। अर्थात हमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया लिखनी चाहिए, आवेशन की अभिक्रिया को भी और निरावेशन की अभिक्रिया को भी।
तो बेटा सबसे पहले मैं अभिक्रियाएं लिखता हूं आवेशन के, सॉरी निरावेशन के लिए। निरावेशन की अभिक्रियाएं का मतलब है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। एक एक इलेक्ट्रोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनोड की बात करूंगा कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है एनोड कैसे रिएक्शन करता है, और उसके भी पहले 38% H2SO4 का सॉल्यूशन कब बनाया गया होगा, जब H2SO4 को कहां घोला गया होगा, जल में। तो मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा कि अगर H2SO4 को आपने जल में घोलकर सॉल्यूशन बनाया है, तो क्या जल में घोलने पर H2SO4 पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो फर्स्ट मैं देखूं अगर, तो H2SO4 में जैसे ही जल में हम लोगों ने घोला होगा, H2SO4 अपने आयनों में ब्रेक हो गया होगा। क्योंकि आप सभी जानते हो जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, वो तुरंत ही अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये पहली अभिक्रिया हो गई। लेकिन मुझे तो अभिक्रिया एनोड और कैथोड पर लिखनी थी, तो मैं एक एक रिएक्शन को लिखता हूं। सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी है एनोड पर। बेटा एनोड पर रिएक्शन को पहले पहचानते हैं कैसे लिखें। सबसे पहले एनोड है काहे का बना, तो एनोड ऋणावेशी सिरा है, और ये काहे का बना हुआ है, लेड का। बेटा बड़ा आसान सी चीज है, एनोड लेड जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आता है, लेड सबसे पहले प्लेट पे से छूटकर कहां चला जाता है, विलयन पर पहुंचता है। ध्यान रखने वाली बात है, लेड पहले प्लेट पर था, सॉलिड, प्लेट से छूटकर कहां चला गया, सॉल्यूशन में। कब गया, जब वो H2SO4 के कांटेक्ट में आया, अर्थात लेड प्लेट से निकलकर विलयन पर पहुंच गया। और जैसे ही लेड प्लेट से निकलकर विलयन पर गया होगा, विलयन पर जाने पर लेड को हम Pb डबल प्लस चार्ज लिखते हैं। आप AQ भी लिख सकते हैं, एक्वस का मतलब वाटर पे चला गया। और आपने लिखा भी था बहुत पहले कि जब कभी कभी प्लेट वाले मेटल की बात होगी सॉलिड फेज में, और कभी विलयन वाले मेटल की बात होगी तो आयनिक फॉर्म में। इस दौरान अगर आप चेक करोगे तो लेड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो मैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिए हैं मैं उसको जस्ट साइड में लिखे देता हूं। ध्यान रखने वाली बात है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कहां चला गया, विलयन में। अगर लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में चला गया है तो विलयन में आ गया है Pb डबल प्लस। लेकिन वो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो कहां गए, तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए हैं प्लेट पर। जब एक लेड का पार्टिकल निकला, उसने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट को दिए, अपना प्लेट से बाहर निकल गया। दूसरे लेड ने भी यही किया होगा, बाहर गया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट को दे दिए। दूसरा लेड भी जब बाहर गया होगा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन प्लेट को दे दिए। तीसरा लेड जब बाहर गया होगा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन प्लेट को दे दिए। अर्थात इस दौरान जो लेड है वो प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन में जा रहा है, और सॉल्यूशन में जाते हुए जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़कर चला जाता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने लगती है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ने का मतलब इस पर कैसा आवेश आने लगता है, ऋणावेश। अभी सोचने वाली बात है, क्या यही प्लेट केवल लेड की है? बेटा ये वाली प्लेट भी तो लेड की है, इस पे भी माइनस चार्ज आ गया होगा। ये प्लेट लेड की है इसलिए इस पर भी माइनस चार्ज आ गया होगा। तो लेड पर यह अभिक्रिया हुई। लेकिन अभी आप जानते हो कि Pb डबल प्लस है, मैं यहां लिखे देता हूं Pb डबल प्लस है विद एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन पे गया, और सॉल्यूशन पर Pb डबल प्लस जब जाएगा तो बेटा आप इस बात को जानते हो कि डबल प्लस वाला आयन माइनस वाले आयन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट। आप देखते हो विलयन पर Pb डबल प्लस बी, और सॉल्यूशन पर SO4 डबल माइनस बी, और विलयन पर SO4 डबल माइनस बी। ये भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, उस पर माइनस चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। और जब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो बेटा देखो डबल प्लस अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, डबल माइनस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसके 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी और इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अर्थात अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो इसकी कमी भी खत्म हो जाएगी, इसकी अधिकता भी खत्म हो जाएगी। डबल प्लस डबल माइनस चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, तो बनेगा क्या, दिस इज PbSO4। और ये जो PbSO4 बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, क्योंकि लेड सल्फेट जो होता है ये सॉलिड होता है।
सॉलिड फॉर्म बन गया। अभी अगर आप देखो, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि लेड सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, विलयन पर पहुंचा, फिर उसने विलयन में पहुंचकर विलयन में ही उपस्थित सल्फेट आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट किया? ड्यू टू अपोजिट चार्ज। पीबी पर पॉजिटिव चार्ज था, SO4 पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए अट्रैक्ट किया। अर्थात लेड पर यह अभिक्रिया संपन्न होने वाली है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक और चीज देखता हूं, अगर मुझे कहे मुझे लेड में 2 स्टेप की अभिक्रिया नहीं चाहिए, मुझे ये 2 अभिक्रियाएं 2 स्टेप एक साथ लिखने हैं। कौन कौन से 2 स्टेप? पहला स्टेप प्लेट से छूटकर लेड का विलयन पर जाना, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप विलयन में उपस्थित लेड का सल्फेट आयन को ग्रहण करना। अगर मुझे यह अभिक्रिया एक साथ लिखनी है, मैं देखो कैसे लिखता हूं कि Pb जो सॉलिड फॉर्म में है वो SO4 डबल माइनस के कांटेक्ट में आकर सबसे पहले PbSO4 को बनाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। अगर मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग ना लिखकर एक में ही लिखूं, देखो एक साथ डायरेक्ट बनाया जा सकता है। देखो आप ऊपर वाली अभिक्रिया को पहले मैं करके सुनाता हूं, फिर नीचे वाले को। Pb ने ऊपर वाली अभिक्रिया पे क्या किया? अपने पार्टिकल को प्लेट से विलयन पर भेजा, ये स्टेप। सेकेंड स्टेप में विलयन वाला पार्टिकल जो Pb का था, इसने सल्फेट को ग्रहण किया। अर्थात पार्टिकल प्लेट से छूटकर विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन को ग्रहण कर रहा है। सेम इसमें भी प्लेट का पार्टिकल सल्फेट आयन को ग्रहण करके विलयन में चला गया और साथ में उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लेट पर चिपके रहेंगे। अगर मैं अब कैथोड और एनोड को एक बल्ब की सहायता से जोड़ दूं, तो बेटा अभी ये क्या होगा कि इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैं कैथोड पर भी चेक कर लेता हूं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये एनोड की ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब मुझे बात कर लेनी चाहिए कैथोड किस हिसाब से रिएक्शन को करता है। तो बेटा मैं चेक करता हूं कैथोड बना काहे का था। तो आपने बताया सर जी ये एंटीमनी और लेड की जाली थी, लेकिन इस जाली के अंदर इस बार लेड डाइऑक्साइड को भरा गया। तो कैथोड को बनाने में देखो, कैथोड ये प्लेट रही, लेड डाइऑक्साइड को भरा गया, तो रिएक्शन भी कौन करेगा? लेड डाइऑक्साइड ही रिएक्शन करेगा। अब लेड डाइऑक्साइड रिएक्शन कैसे करेगा बेटा? तो लेड डाइऑक्साइड भी जो कि प्लेट पर है, ये विलयन पर जाएगा और विलयन पर जब पहुंचेगा तो आपको पता है विलयन पर 2 प्रकार के आयन है, ये दोनों प्रकार के आयन से अभिक्रिया करेगा। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं कि जब लेड का नंबर था उसने केवल सल्फेट आयन से रिएक्शन की। जब लेड डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों प्रकार अर्थात हाइड्रोजन आयन से भी रिएक्शन करेगा और सल्फेट आयन से। उसका रीजन है क्योंकि लेड डाइऑक्साइड मेटल एंड नॉन मेटल से बना है। अर्थात अगर किसी पर प्लस चार्ज है तो किसी पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। अगर एक पर प्लस है एक पर माइनस है तो प्लस चार्ज वाला पार्टिकल माइनस चार्ज अर्थात सल्फेट को ग्रहण करेगा और माइनस चार्ज वाला आयन पॉजिटिव चार्ज अर्थात हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। तो लेड डाइऑक्साइड सल्फेट आयन से भी अभिक्रिया करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, यह हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करेगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी? बड़ी आसान सी रिएक्शन। हां, साथ में ऐसा भी चेक कर लेते हैं, यह रिएक्शन कंप्लीट कब होगी? चेक करें। देखो डबल माइनस चार्ज मान गया मैं, 4 प्लस चार्ज अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई। अभी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी बाकी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? तो बेटा जब आप कैथोड को एनोड के साथ सर्किट में जोड़ोगे तो एनोड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को किसके पास भेज देगा? कैथोड के पास भेज देगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को भेज देगा। फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन सर जी क्यों लिखे गए? क्योंकि बेटा आप जानते हो कैथोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अभी सोचो अगर एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सेल को निर्मित करने के लिए कैथोड को इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए? ग्रहण करने चाहिए। क्योंकि एनोड जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड ग्रहण करेगा तब सेल का निर्माण होगा। अब एनोड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कैथोड ग्रहण नहीं कर रहा, सेल बनने वाला नहीं है। तो ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं
जो पिछली अभिक्रिया में कैथोड द्वारा त्यागे गए थे, सॉरी एनोड द्वारा त्यागे गए थे। अब कैथोड ने वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। जैसे ग्रहण करेगा आप इसको जोड़ लीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, अर्थात अब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बैलेंस है एक दूसरे के साथ, जिसमें से PbSO4 के कांटेक्ट में आते हुए PbSO4 बनाएगा विच इज सॉलिड इन फेज, प्लस अगर मैं और चीजों को लिखूं तो बेटा Pb का तो हो गया SO4 से, और रिएक्शन करेगा H से तो ये बनाएगा 2H2O, 2H2O। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं देखूं अगर, तो मैंने कहा था आवेश बराबर 4 प्लस चार्ज, यहां 2 माइनस चार्ज, यहां 2 माइनस चार्ज, चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई मेरे लिए कैथोड की। अब मैंने एनोड की भी रिएक्शन लिख रखी है, मैंने कैथोड की भी रिएक्शन लिख रखी है। अगर आप चाहें तो मैं पूरे सेल की अभिक्रिया को भी लिख के दिखा सकता हूं। वैसे आप जानते हो एनोड और कैथोड की रिएक्शन पता हो, सेल की रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एनोड की रिएक्शन प्लस कैथोड की रिएक्शन। तो मैं अब चेक करूंगा कि एक सेल में कैसी रिएक्शन होगी या इस सेल में रिएक्शन कैसे होगी, तो कुछ भी नहीं। अगर आप एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को आपस में ऐड कर दें, हो गई सेल की रिएक्शन। लेकिन जोड़ने का तरीका बेटा ध्यान रखिएगा, कैसे जोड़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देगा, बचा क्या, Pb सॉलिड प्लस PbO2, ये भी सॉलिड था। अभी मैं आगे बात करता हूं, बचता क्या है, लेफ्ट साइड पे Pb हो गया, PbO2 हो गया, SO4 आयन कितने हुए, 2SO4। ध्यान रखना SO4 आयन 2 हुए, हाइड्रोजन आयन कितने हुए, 4। SO4 आयन निगेटिव चार्ज रखता है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये एक दूसरे को अभिक्रिया कर लेंगे, मिल जाएंगे। अभी सोचो H आयन और SO4 आयन अगर आपस में मिलते हैं तो बना लेगा 2H2SO4। क्यों, SO4 भी 2 हो गए और हाइड्रोजन 4 था तो 2 दूना 4। मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो PbSO4 एंड PbSO4 कैसे लिख सकते हो, 2PbSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल 2H2O। बेटा इस रिएक्शन को देखकर आप एक चीज का और अंदाजा लगा सकते हो, और जिस चीज का अंदाजा लगाओगे मैं उसको नोट में लिखूंगा। क्या चीज अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप ध्यान दो रिएक्शन में से आप इस बात को देखो, हमने रिएक्शन को स्टार्ट कैसे किया, लेड से, लेड डाइऑक्साइड से और H2SO4 से। अर्थात मैंने रिएक्शन को कराने के लिए लेड को डाला, लेड डाइऑक्साइड को डाला और H2SO4 को डाला। लेकिन रिएक्शन होने के बाद मुझे मिला क्या, लेड सल्फेट मिला, जल मिला। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रिएक्शन के दौरान हमारा लेड खर्च हो गया, हमारा लेड डाइऑक्साइड खर्च हो गया, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च हो गया, और इतनी चीजों के खर्च होने पर मुझे क्या मिला, मुझे मिला लेड सल्फेट और जल। अभी सोचिए इस चीज को, इस अभिक्रिया को देखने पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ, खर्च हुआ, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म हो रहा होगा और जल बन रहा होगा, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी और जल की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा घटती जाएगी और जल की मात्रा बढ़नी जाएगी, या मैं बस केवल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड लगातार कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जिस समय सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व इस सॉल्यूशन पर 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। शुरुआत में कितना था घनत्व, शुरुआत में यही डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml था, 1.3 ग्राम पर ml, अर्थात 1 ml सॉल्यूशन में अगर 1.3 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड था, उस समय बैटरी चार्ज थी। लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान आपने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार खत्म होता रहा, लगातार खत्म होता रहा, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होने लगी होगी। अब उसी 1 ml में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 1.3 ग्राम से घटकर 1.2 ग्राम पर आ गई है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हुई है, घटी है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट घटेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड के अमाउंट घटने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो अब हमें इसे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। एक नोट में हम क्या लिखेंगे इस चीज में, नोट में हम लिखेंगे कि जैसे ही बैटरी बैकअप के लिए तैयार की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व कम होने लगता है। तो मैं इस बात को यहां पर लिखूंगा,
निरावेशन, डिस्चार्जिंग, निरावेशन पर बैटरी या सेल आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बैटरी में उपस्थित H2SO4, H2SO4 का घनत्व कम हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि जब बैटरी बैकअप पर लाई जाती है तो क्या H2SO4 का घनत्व बढ़ता है? तो नहीं। जब बैटरी को बैकअप पर लाते हैं, किसी सर्किट के थ्रू जोड़ के रखते हैं, बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका घनत्व लगातार कैसा होने लगता है? घटने लगता है, कम होने लगता है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी बता सकते हो कि सल्फ्यूरिक, बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट कम होती है। जितना सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट बैटरी के अंदर कम होगी, बैटरी उतना ही डिस्चार्ज हो रही है। तो बेटा ये रिएक्शन हो गई अगर मैं देखता हूं डिस्चार्जिंग की, निरावेशन की। लेकिन अभी क्या है, इस बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है। और जैसे ही बैटरी को चार्ज किया, देखो सोचो, डिस्चार्जिंग में बैटरी में भरे विलयन का घनत्व तो 1.3 ग्राम पर ml से 1.2 ग्राम पर ml आ गया। लेकिन जब मैं इसको चार्ज करूंगा, घनत्व फिर बढ़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, और यह सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml से फिर से 1.3 ग्राम पर ml जैसे ही हो गया, मैं समझ गया बैटरी क्या हो गई? चार्ज हो गई है। तो बेटा ये तो निरावेशन का रिएक्शन हो गया। लेकिन अब मुझे रिएक्शन का की लिखनी होगी? आवेशन की। और आवेशन की रिएक्शन को लिखना बिल्कुल आसान है। आप इस बात को जानते हैं कि जो रिएक्शन निरावेशन पर होती है, जस्ट उसका विपरीत रिएक्शन अगर मैं चेक करता हूं, आवेशन पर होती है। मैं इसको मिटा देता हूं, या मैं इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन को रखता हूं, और मैं अच्छा सबसे एक और इसमें से देख लेते हैं कि बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो बैटरी को चार्ज करने का भी तरीका अपना अलग है। बैटरी को चार्ज करने का तरीका अलग कैसा है? अब बैटरी पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अभी तक जो पॉजिटिव टर्मिनल था, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम अपोजिट इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे। अर्थात कैसा जोड़ेंगे? एनोड को जोड़ेंगे कैथोड के साथ और कैथोड को जोड़ेंगे एनोड के साथ। क्योंकि बैटरी को चार्ज अगर करना है तो आप एनोड को एनोड के साथ मत जोड़िए, कैथोड को कैथोड के साथ मत जोड़िए। अगर बैटरी को चार्ज करना है तो आप इलेक्ट्रोडों को जस्ट कैसा जोड़िए? अपोजिट जोड़िए। जब बैटरी को आप अपोजिट रूप में जोड़ोगे तो जो अभी सेल पर अभिक्रिया हो रही थी, सेल पर जो होने वाली अभिक्रिया है अब वो विपरीत हो जाएगी। अर्थात जो रिएक्शन एनोड पर हो रही थी वो विपरीत रूप में कैथोड पर होगी, और जो कैथोड में हो रही थी वो विपरीत रूप में एनोड पर होगी। और इस दौरान टोटल सेल की रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो मैंने डिस्चार्जिंग पर रिएक्शन देख ली है, एनोडों पर, इलेक्ट्रोडों पर कैसे होती है। अब मैं अगर चार्जिंग पर रिएक्शन को देखता हूं कि चार्ज करने के दौरान रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो मुझे इसे हटाना होगा। तो बेटा आप चलते हैं कि आवेशन पर रिएक्शन किस प्रकार से होती है। आवेशन अर्थात जब हम इस बैटरी या सेल को चार्ज करते हैं। बेटा कुछ भी नहीं है, रिएक्शन जस्ट विपरीत लिख लेना है। कैसा विपरीत लिखना है आपको? अभी तक आपने क्या देखा था कि रिएक्शन के दौरान, निरावेशन पर मैं एक बार क्लियर करूं, रिएक्शन थी Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, और आपने इस बात को चेक किया कि कंपाउंड कौन कौन से बनकर तैयार हुए? PbSO4 2 मॉलिक्यूल और वाटर 2H2। अगर मुझे निरावेशन की आवेशन की रिएक्शन लिखनी होगी, मैं जिस इसका अपोजिट कर दूंगा। कैसा अपोजिट कर दूंगा? 2PbSO4 प्लस 2H2O। एरो लगाते हुए मैं जिस अपोजिट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं Pb को लिख दूंगा सॉलिड फेस में, मैं PbO2 को लिख दूंगा वो भी सॉलिड फेस में, और मैं साथ में लिख दूंगा H2SO4। इस रिएक्शन को देखने से हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या है?
आखिर इस रिएक्शन को देखकर मैं क्या पहचानूंगा? तो बेटा ये रिएक्शन हो गई आवेशन की। ध्यान रखनी है आपको, निरावेशन की रिएक्शन को तैयार रखना है। आवेशन की रिएक्शन जस्ट इसकी विपरीत होती है। आप खुद समझ सकते हो, बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। चार्जिंग में एनर्जी स्टोर होती है और डिस्चार्जिंग में वो एनर्जी खर्च होती है। सेम उसी तरीके में डिस्चार्जिंग में जो रिएक्शन हो रही होगी, चार्जिंग में उसका अपोजिट होना है। कैसा अपोजिट होना है? इससे मैं समझता क्या हूं कि बैटरी जब डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज होने के बाद हमें मिला था लेड सल्फेट और वाटर। चार्जिंग के दौरान क्या हुआ? जैसे मैंने उसको अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ कांटेक्ट में लाया, बैटरी चार्ज होने स्टार्ट हुई। जो लेड सल्फेट था वो वाटर के कांटेक्ट में आते हुए लेड सल्फेट ने अपने सल्फेट आयन को क्या किया? त्यागना स्टार्ट कर दिया। त्याग कर उसने बनाया लेड और उसने बनाया लेड डाइऑक्साइड और साथ में क्या प्रोड्यूस किया? H2SO4। इससे देखने से क्या मिला? लेड सल्फेट खत्म हुआ, जल खत्म हुआ। जब जल खत्म हुआ, लेड बना अर्थात प्लेट बनी, लेड डाइऑक्साइड बनी अर्थात दूसरी प्लेट बनी, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहां होगा? विलयन में। सल्फ्यूरिक एसिड बनने का अर्थ है विलयन में लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ेगी, सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व भी बढ़ेगा। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व बढ़ते हुए 1.3 ग्राम पर ml हो जाएगा, हम इस बात को जान जाएंगे कि हमारा जो सेल या बैटरी है ये पूरी तरह से चार्ज हो गई है। तो बेटा आज के लिए आर्टिकल में हम लोगों ने लेड स्टोरेज सेल को पढ़ा। लेड स्टोरेज सेल किस प्रकार से कार्य करता है? ये प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? इसका इलेक्ट्रोड में से एनोड कौन का है, कैथोड कौन है, किस प्रकार से बनाया जाता है, और साथ में सेल की डिस्चार्जिंग की रिएक्शन क्या है। चार्जिंग की रिएक्शन को निकालने के लिए आप डिस्चार्ज रिएक्शन को जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं, आवेशन की प्रक्रिया आ गई। बेटा हमारे यहां एक और सेल बचा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इस सेल को हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।